नमस्कार दोस्तों। ये कहानी 7 दोस्तों के बीच में घूमती है जिसे लोग सत्ता ग्रुप कहते हैं। आदित्य उनका बॉस होता है। दूसरी तरफ नंदिनी ग्रुप है। वह भी 7 लड़कियों का ग्रुप है। उन्हें लोग शक्ति ग्रुप कहते हैं। दोनों ग्रुप कॉलेज में पढ़ते हैं और दोनों के बीच तीखी नोक झोंक चलती रहती है। दोनों ग्रुप एक दूसरे को मजा चखाने में लगे रहते हैं। सत्ता ग्रुप शक्ति ग्रुप पर फिदा है, मगर शक्ति उन्हें घास नहीं डालती और उन्हें हराती रहती है। आदित्य और नंदिनी के पिता शहर के थाने में दरोगा होते हैं। दोनों पक्के दोस्त होते हैं। नंदिनी का पिता सोचता है कि आदित्य से नंदिनी की शादी कर दे, मगर आदित्य का पिता मना करता है कि आदित्य तो आवारा है और अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता है। अगर नंदिनी की शादी उससे हो गई तो वह नंदिनी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। नंदिनी का पिता आदि के पिता को समझाता रहता है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। घर पर आदित्य का पिता आदि को आवारागर्दी करने पर डांटता रहता है, मगर आदित्य की मां कल्याणी बेटे का फेवर लेती रहती है। पिता सुरेंद्र गुस्से में रहते हैं। फिर नंदिनी का भाई शेखर एसपी बनकर आता है और इस खुशी में घर में पार्टी होती है। सत्ता ग्रुप भी आ जाता है। वह शक्ति पर लाइन मारता रहता है। शेखर आदित्य के गले लगता है। नंदिनी सोचती है कि आदि ने तो मेरे भाई को भी पटा लिया। आदि की मां कल्याणी नंदिनी को बहू के रूप में पसंद करती है। शेखर सबको बताता है आदित्य और नंदिनी की शादी करेंगे। सब खुश होते हैं, मगर नंदिनी यहाँ पर झूठा गुस्सा दिखाती है। उधर देश के मशहूर साइंटिस्ट सूर्यकांत का आतंकवादी किडनैप करके ले जाते हैं। शहर में हड़कंप मच जाता है। पुलिस विभाग की पूरी खिंचाई होती है। दुबई में बहुत से वैज्ञानिक आतंकवादियों की कैद में हैं। आतंकवादी चंद्रकांत से ऐसा वायरस बनवाना चाहते हैं जो हवा में घुल जाए और हर भारतीय सांस लेते ही मारा जाए। वैज्ञानिक वायरस बनाने को मना करते हैं तो उन्हें तड़पाया जाता है और एक को उबलते हुए तेजाब में डालकर बुरी तरह मार दिया जाता है। सब वैज्ञानिक डर जाते हैं। चंद्रकांत कहता है कि हम वायरस बनाने को तैयार हैं, मगर वायरस बनाने की विधि मेरे घर में रखी हुई है। उधर चंद्रकांत के घर पर कड़ा पहरा लगा है। यहाँ पर शेखर की ड्यूटी लगी है। मीडिया वाले शेखर से सवाल जवाब करते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है जो अब तक चंद्रकांत को छुड़ा नहीं पाई। चंद्रकांत की बेटी सीमा भी पुलिस पर पूरी भड़कती है। शेखर सबको समझाता रहता है। तभी सीमा का मंगेतर रोहन उनके घर से मुस्कुराता हुआ बाहर निकलता है और कार में बैठकर चलता है। शेखर को उस पर शक हो जाता है और वह रोहन का पीछा करता है। समुंदर किनारे आतंकवादी रोहन के इंतजार में होते हैं। रोहन उन्हें वह विधि सौंपता है जिससे वायरस बनता है। आतंकवादी रोहन को करोड़ों रुपए का बैग देते हैं। तभी यहाँ पर पुलिस अटैक होता है और भारी लड़ाई होती है। आतंकवादी सोचते हैं कि पुलिस रोहन ने बुलाई है। वह रोहन को गोलियों से भून डालते हैं। रोहन मरता हुआ शेखर के सामने अपने गुनाह कबूल करके मर जाता है, मगर आतंकवादी विधि ले जाने में सफल होते हैं और शेखर पछताता रहता है। उधर नंदिनी ग्रुप सत्ता ग्रुप को पूरा परेशान कर देती है और उनका बुरा हाल करवा देती है। सत्ता ग्रुप बदला लेने की ठान लेता है। सत्ता को पता लगता है कि नंदिनी आज अपनी मौसी के पास ठहरी है। सातों दोस्त रात में मौसी के घर में घुसकर नंदिनी का किडनैप करना चाहते हैं, मगर नंदिनी सातों को पकड़वा देती है।
और दो मौसी को देखकर सत्ता ग्रुप के होश उड़ जाते हैं। दोनों मौसी का डबल रोल होता है। वह 300-300 किलो की मोटी होती है। वह एक ही शक्ल की होती है। वह एक साथ चलती है, एक साथ बोलती है, एक साथ खाना खाती है, एक साथ सोती है। दोनों मौसी सत्ते ग्रुप का पीटते हुए बुरा हाल कर देती हैं। नंदिनी पूरी खुश होती है। सातों मौसी के पैर में पड़कर रहम की भीख मांगते हैं। मौसी सबको नौकर बना देती है कि आज तो वर्षों बाद नौकर फंसे हैं। सातों को मौसी के कपड़े धोने पड़ते हैं, हाथ पांव दबाने पड़ते हैं और उनकी गैस भी सूंघनी पड़ती है। वह जो नाक पर हाथ रखते हैं तो मौसी उनके नाक से हाथ हटवाती है और कहती है, यह गैस तुम्हें सूंघनी पड़ेगी तभी तुम्हारा दिमाग ठीक होगा। सातों बहुत परेशान रहते हैं। सातों भागने की कोशिश करते हैं मगर मौसी के खतरनाक कुत्ते उनके पहरे पर बैठे हुए हैं और उन्हें भागने नहीं देते। वह रोज मौसी की मार खाते हैं। उधर सीमा को पता लगता है कि उसका मंगेतर रोहन देशद्रोही था। उसने ही चंद्रकांत की खबर आतंकवादियों को दी थी। सीमा रोहन को गद्दार बताती है और वह शेखर की तरफ झुकने लगती है। उधर वैज्ञानिकों को वायरस मजबूरी में बनाना पड़ रहा है। एक आतंकवादी डॉन से कहता है, अगर हमने वायरस भारत में फैलाया तो वहाँ रहने वाले 30 करोड़ मुसलमान भाई भी तो मरेंगे। तब डॉन कहता है, काफिरों के देश में रहने वाला हर मुस्लिम भी काफिर ही है, उन्हें भी मरना पड़ेगा। उधर नंदिनी हर रोज मौसी के घर आकर चाय नाश्ता करती है और चाय नाश्ता खाना सातों को ही बनाना पड़ता है। और सत्ता ग्रुप को घर का सारा काम करते देख नंदिनी पूरी खुश होती है और अकेले में उनसे कहती है कि सत्ती ग्रुप से उलझने की यही सजा है। सत्ता ग्रुप नंदिनी के पैरों में पड़कर नाक रगड़ता है और रिहाई की भीख मांगता है। नंदिनी कहती है, अगर तुम सब हमसे राखी बंधवा लो तो तभी तुम्हारी जान बच सकती है। सत्ता ग्रुप ये सुनकर घबरा जाता है कि हम सत्ती को बहन कैसे बनाएं, मगर फिर वे हाँ भरते हैं। नंदिनी उन्हें भागने का रास्ता बताकर चली जाती है। सत्ता ग्रुप बड़ी मुश्किल से मौसी की गैरहाजिरी में कुत्तों से बचकर भागते हैं और फिर एक पार्क में जाते हैं। सत्ती राखी लेकर खड़ी हुई मिलती है। सत्ता ग्रुप रोता हुआ आंख बंद करके हाथ आगे बढ़ाता है। सत्ती लड़कियां अपने प्रेमियों को छोड़कर दूसरों के हाथों में राखियां बांध देती हैं। सत्ता ग्रुप ये देखकर बड़ा खुश होता है और नाचने लगता है कि हम तो बच गए, और अपने वालियों से वह लिपट जाते हैं। आदि कई दिन बाद अपने घर पर आता है। उसका पिता गुस्से में उसका सामान दूर फेंक देता है और उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। आदित्य रोता हुआ चल देता है। रास्ते में उसे शेखर मिलता है। वह उसे अपने घर लाता है। नंदिनी अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। सब घर के आदित्य को समझाते हैं। नंदिनी से शादी को मना लेते हैं। आदित्य नंदिनी खुश होते हैं। शेखर आदित्य को पुलिस की बहुत बारीकी समझाता है। दोनों कई दिन एक साथ रहते हैं। एक बार थाने में भारी आतंकवादी हमला होता है। शेखर गुंडों के साथ भयानक टक्कर लेता है मगर उसकी कार धमाके में उड़ी जाती है। उसकी मौत की खबर आती है। घर वालों का रोता हुआ बुरा हाल हो जाता है और सीमा भी यहाँ पर बहुत रोती है। मगर आदित्य अपने पिता शेखर के पिता को एक रूम में ले जाता है जहाँ शेखर का कंप्यूटर होता है। आदित्य कहता है, शेखर के हाथ में एक कैमरा घड़ी बंधी है, अगर वह जिंदा है तो सब सामने आ जाएगा। तभी आदित्य कंप्यूटर ऑन करता है और उसमें दिखता है कि शेखर आतंकवादियों की कैद में है और आतंकवादी उसे बहुत तड़पा रहे हैं और वैज्ञानिक वायरस बनाने में लगे हुए हैं।
फिर सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं कि शेखर तो जिंदा है। फिर परिवार रोता हुआ चुप हो जाता है। फिर आदित्य पुलिस अफसरों से अनुमति मांगता है कि सत्ता और शक्ति ग्रुप सभी आतंकवादियों में वेश बदलकर उनमें शामिल हो जाएंगे और वायरस को रोकेंगे। शेखर वैज्ञानिकों को भी बचाएंगे, दुश्मनों को भी खत्म करना है। फिर अफसर उन्हें अनुमति दे देते हैं। फिर सत्ता और शक्ति वेश बदलकर दुश्मनों में मिल जाते हैं और उन्हें खत्म करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद दुश्मनों और वायरस को नष्ट करके सब भारत आ जाते हैं। उन्हें इनाम मिलते हैं और उनकी शादियां होती हैं। आदित्य की शादी नंदिनी के साथ होती है और 6 दोस्तों की 6 सहेलियों के साथ होती है। यानी सत्ता की शादी शक्ति से हो जाती है और शेखर और सीमा की शादी भी हो जाती है। फिर सत्ता और शक्ति ग्रुप के माँ बाप भी उनकी शादी में आ जाते हैं, जो 12 साल पहले कुंभ के मेले में खो गए थे। फिर सबकी शादियाँ होती रहती है और सब लोग खुश होते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अंत की लड़ाई का कोई भी सीन नहीं दिखाया। आपको बता दें कि अंत में बहुत भारी लड़ाई होती है। जो सत्ता ग्रुप होता है वह बिना हथियार के ही लड़ता है और लड़ाई में फुल कॉमेडी है। आप अंदाज़ा लगाकर बताओ कि भयानक आतंक के अड्डों को बिना हथियार के सत्ता ग्रुप कैसे तबाह करता है। यही फिल्म के सबसे हटकर सीन है और पूरा मज़ा आता है। और यह सब आपको पूरे 3 घंटे की स्टोरी में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। और 7 लड़के और 7 लड़कियों का प्यार करना और उनकी जोड़ियाँ मिलाना और उनके नाम सेट करने में हमारे दिमाग की दही जम गई थी। और ये बहुत ही कठिन फिल्म की स्टोरी है जो बहुत ही मुश्किल से लिखी गई थी, क्योंकि इसमें 8 हीरो और 8 हीरोइन हैं। फिल्म का नाम है शक्ति पे शक्ति, सत्ते पे शक्ति। आपको ये फिल्म की स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको फुल स्टोरी सुननी है तो 3 घंटे की सुननी पड़ेगी। कमेंट में बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी।